वेलकम टू ओजोन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने 11th क्लास का वर्क एनर्जी एंड पावर में फर्स्ट पार्ट किया था। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। एक बार वीडियोस को देखने से पहले इसे लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लो। सेकंड पार्ट जो है हमारा, यहाँ पे वेरिएबल फोर्स से स्टार्ट करेंगे वर्क डन फाइंड करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें फर्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। इसे कर रहे हैं। तो वेरिएबल फोर्स का मतलब है जो फोर्स वेरी करता है टाइम के साथ, उसको वेरिएबल फोर्स बोलते हैं। डिस्टेंस के साथ वेरी कर सकता है, तो वो हमारा वेरिएबल फोर्स है। उसके लिए यहाँ पे एक मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, एफ एक्स वर्सेस पोजिशन का। ये हमारा ग्राफ है और इसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ, सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के हैं, नोट करते हुए नोट्स भी तैयार हो जाएंगे इस पूरे चैप्टर का। तो ये हमारा एफ एक्स वर्सेज पोजिशन का ग्राफ है। ये हमारा इनिशियल पोजिशन है और ये फाइनल पोजिशन है यहाँ पे। और सपोज करो यहाँ से मैंने एक स्ट्रिप ले लिया, ये वाला एक स्ट्रिप ले लिया और ये सारे स्ट्रिप लगभग रेक्टेंगुलर है। तो मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए इसकी लेंथ कितनी हो गई, एफ एक्स, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, सपोज करो डिस्प्लेसमेंट हमारा डेल्टा एक्स है, तो इंटू डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा हमारा एरिया, इस सिंगल स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा। तो इफ डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा स्मॉल, डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल है, तो उस कंडीशन में हम एफ एक्स को कांस्टेंट ले लेते हैं। एफ एक्स हमारा लगभग कांस्टेंट होता है। ये जब हमारा डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा तो एफ एक्स हमारा लगभग कांस्टेंट है। बट यहाँ पे हम कांस्टेंट फोर्स की बात नहीं करेंगे, वेरिएबल की बात करेंगे। तो वहां पे हम वर्क डन डिफाइन करते हैं। वर्क डन होता है हमारा एफ एक्स डेल्टा एक्स, ये वर्क डन। अभी हमने क्या किया है, इस पूरे ग्राफ का यहाँ से एक्स आई से लेके एक्स तक का एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए पहले एक का फाइंड किया है, एफ एक्स डेल्टा एक्स, और इसको ऐड कर दिया, तो सिग्मा का यूज कर लिया। कहाँ से कहाँ तक, तो एक्स आई से लेके एक्स एफ तक। तो लिख दिया मैंने एक्स आई से एक्स एफ तक। तो ये पूरा हमारा जो ग्राफ है, ये सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। ये सिंबल्स का यूज करने से ये पूरा एरिया आ जाएगा हमारा, जितना भी इसके अंदर एरिया है ये सब आ जाएगा। ये क्योंकि हमने इनिशियल से फाइनल तक को ऐड कर दिया, तो ये पूरा हमारा एरिया आ जाएगा। और ये जो होगा हमारा वर्क डन होगा, W। अब सपोज करो इफ डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, यहाँ पे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो डेल्टा एक्स को बहुत ही स्मॉल लेट कर लिया, वेरी स्मॉल, डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा W इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो सिग्मा एक्स आई से एक्स एफ और ये एफ एक्स डी एक्स, मतलब कि डेल्टा एक्स
डेल्टा एक्स को ही हम dx बोलते हैं कैलकुलस में यहाँ पे। तो यहाँ पे जी पूरी जो क्वांटिटी है ना, ये जो लिखा हुआ है लिमिट सिग्मा xi, इस पूरे क्वांटिटी को हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं कैलकुलस के लैंग्वेज में। तो W इक्वल्स हो जाएगा हमारा ये इंटीग्रेशन, और कहां से कहां तक, तो xi इनिशियल से फाइनल तक, और ये fx डेल्टा x, ये आ गया हमारा वर्क डन। और ये fx डेल्टा x क्या था, हमारा एरिया था। fx क्या था, ये हमारा एरिया था, एरिया अंडर कर्व। ये हमारा था एरिया अंडर कर्व, ये वाला एरिया कैलकुलेट जो किया है। और जब इंटीग्रेट कर दिया यहां से xi से लेके xf तक, तो ये पूरा कंप्लीट एरिया आ गया हमारा, ये कंप्लीट एरिया आ गया। और ये जो रिप्लेस किया है इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया हमने, ये कैलकुलस का लैंग्वेज है। अगेन ये जो इंटीग्रेशन है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इस तरह का सिंबल जो होता है, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन xi से xf तक, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। मैंने डिफरेंशिएशन के लिए जितने यूजफुल है उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आ जाएगा आई बटन पे, वहां पे होगा। फर्स्ट पार्ट का भी लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो उसको देख सकते हो। डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो उसको देख लो। इंटीग्रेशन का भी एक वीडियोज में बनाऊंगा जिससे कि यूजफुल हो जाए, देख सकते हो। थोड़ा कैलकुलस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ये हमारा आ गया वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व। तो ये वेरिएबल फोर्स के लिए हमारा ऑर्डर आ गया, क्या आ गया, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन xi से xf, और ये fx dx, ये, और ये एरिया अंडर द कर्व है। डेल्टा x को कन्वर्ट कर दिया dx में। जब हमारा डेल्टा x जो है टेंड करेगा ना टुवर्ड्स जीरो, मतलब जब चेंज बहुत ही कम होगा, बहुत स्मॉल चेंज होगा, तो डेल्टा x dx में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी स्मॉल। ये तो वेरिएबल फोर्स के लिए है। ये fx जो है ये वेरिएबल है, यहाँ पे fx जो है वो क्या है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। ये फंक्शन ऑफ x है, मतलब x के डिफरेंट वैल्यू पे fx की डिफरेंट वैल्यूज आएगी, इसलिए वेरिएबल फोर्स है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं इसके नीचे, 10 फॉर अ वेरी फोर्स। ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी बुक के हैं, तो यहां से नोट कर लोगे, तो ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्स, द वर्क डन कैन बी expressed as a definite integration of force over displacement। ये फॉर अ वेरिंग फोर्स द वर्क डन कैन बी एक्सप्रेस, जो वर्क डन है हमने उसको एक्सप्रेस किया कैसे, डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्म में। यहाँ पे ये बताया ना, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। जब इन दोनों को हटा देंगे, ये वाला हट जाएगा इनिशियल और फाइनल, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया हमारा वर्क डन वेरिएबल फोर्स के लिए। इस पे एक क्वेश्चन है, इसका जो एग्जांपल 6.5, एक एग्जांपल करते हैं हम एनसीईआरटी का 6.5 एग्जांपल, पेज नंबर है 119। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल 6.5 है। लैंग्वेज में समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वुमेन पॉजेज अ ट्रंक ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म। रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो है वो जो है उसके पास कोई सामान है, उसको पुश करती है। सपोज कोई प्लेटफॉर्म पे कोई सामान है उसके पास, उसको पुश करती है, एफ फोर्स लगाती है। एफ फोर्स लगाती है और वो लिखा हुआ 100 न्यूटन है। कितना है, 100 न्यूटन का फोर्स लगाती है वो, और ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर तक लेके जाती है 100 न्यूटन से। उसके बाद क्या होता है, सी गॉट प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूस लिनियरली। जितना फोर्स लगाती है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि चला गया वो 50 न्यूटन पे। अब जब वो नीचे फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, तो नीचे से क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा यहाँ पे,
फ्रिक्शनल फोर्स, उसके फोर्स के अगेंस्ट जो उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो इसी पे जो है पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ग्राफ क्या है, ये हमारा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। एफ, यहाँ पे एफ है, तो वो लगाती है 100 न्यूटन का फोर्स, पहले 100, फिर 100 से 50 पे आ जाती है। तो 100 न्यूटन का फोर्स कहाँ तक लगाती है, 10, ये रहा 10 मीटर तक। उसके बाद 20 मीटर पे जो है, 20 मीटर तक उसकी फोर्स की वैल्यू जो है डिक्रीज कर जाती है 50 पे। ये उसकी जो वैल्यू है चली गई 50 पे। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये न्यूटन में है फोर्स हमारा। फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव फोर्स है, जो इसको कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, उसको मैंने नीचे दिखाया यहाँ पे, वो भी -50 है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी कितना है, -50 है। और वो कंटिन्यूसली लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक में लग रहा है वो हर जगह। तो ये -50 है, इसको स्मॉल एफ से दिखाया हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स को। तो ये हो गया हमारा एफ, ये 10 मीटर और 20 मीटर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे इसके पॉइंट्स के नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी, और यहाँ से इसको मिला दो एच। तो पहले हमें फोर्स वर्क डन फाइंड करना। वर्क डन फाइंड करने के लिए जो है, फोर्स के लिए फाइंड करना वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स वो लगा रही है उससे कितना वर्क डन हुआ। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व कितना हो जाएगा, इसको मैंने दो एरिया में डिवाइड कर दिया। एक तो ये रेक्टेंगल, और एक दूसरा ये हमारा जो है वो बन रहा है ट्रेपीजियम, ये वाला, ये बन रहा है ट्रेपीजियम। तो एरिया बाय फोर्स, जो फोर्स लगा रही है, वो हो गया हमारा कितना, एफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या, कौन सा रेक्टेंगल, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कौन सा, तो बी सी डी ई। तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी हो गई 10, ये 10 हो गया, और ब्रेथ हो गई इसकी 100, यहां से लेके 100, प्लस ट्रेपीजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये रहा पैरेलल साइड, ये बी और सी डी, ये हमारा पैरेलल साइड है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, एक तो 100 और एक 50 है। तो 100 प्लस 50 इंटू हाइट, तो हाइट ये रहा, ये हाइट है, ईडी ये 10 है, तो इंटू में 10। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 500 प्लस ये कैंसिल होगा तो 5, तो ये 150 इंटू 5, तो ये 500 हो गया, प्लस और इसको ऐड करो 750, ऐड करने पे आ जाएगा 1250 जूल। कुछ गलत हुआ है क्या, 1/200 750 और ये 1000 कैसे आया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना हमारा 10 है, ओके, लेंथ 10 है और हाइट 100 है। यहाँ पे ये कैसे बताऊं, एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। लेंथ हमारा जो है ये 10 है, और ये जो ब्रेथ है ये 100 है, ये 100 और ये 10 है। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इसको ठीक कर लो। 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 ये हो जाएगा 30130, ये जाएगा 1750 जूल, 1750। ये आ गया वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स लगा रही थी। क्वेश्चन में हमसे वो भी पूछ रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उससे कितना वर्क डन होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो हमारा नीचे है, नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो नीचे है, वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। तो अगेन वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, अगेन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन रहा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कौन सा, ये क्या, एफ डी एच जी, एफ डी एच जी, और ये हो जाएगा -50
इंटू 20 मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा -1000 जूल। हाँ ठीक है, -1000 जूल आ गया। नेगेटिव आया है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा था और फोर्स लेफ्ट में लग रहा था, तो 180 का एंगल हो गया। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, तो 180 का एंगल हो गया। बताया था मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियोज में। अगर फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट है इसमें तो उसको देख सकते हो, वहां बताया था। नेगेटिव वर्क डन कब होता है? जब 0 से 90 में होगा तो पॉजिटिव वर्क डन होता है, और जब 90 से 180 में होगा तब नेगेटिव वर्क डन होता है। तो ये हमारा एग्जांपल 6.5 हो गया। ये हमने वर्क डन फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम वेरिएबल फोर्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो ये है, वेरिएबल फोर्स के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे इस टॉपिक में थोड़ा हम डिफरेंशिएशन भी यूज करेंगे और इंटीग्रेशन भी यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन में कोई डाउट होता है तो मैंने एक वीडियोस बनाया हुआ है उसके लिए, डिफरेंशिएशन जाके देख सकते हो लिंक में जाके, उसका लिंक भी मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, या फिर ऊपर में आई बटन में भी देख सकते हो जाके। तो डिफरेंशिएशन करने आ जाएगा। 11th क्लास के फिजिक्स में डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा है, तो यूज करते हैं यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, K इक्वल्स कितना होता है, हाफ mv²। डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो dk बाई dt इक्वल्स टू d बाई dt हाफ mv²। यहां से 1/2 और m को कॉमन कर लिया, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर लिया। तो 1/2 और m को बाहर कर दिया, अंदर क्या हुआ हमारा, ये dv² अपॉन dt। अब देखो ये चेन रूल के अकॉर्डिंग जो है ये v है, ऊपर नीचे में t है, इसका डिफरेंस तो नहीं होगा, तो मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इसको 1/2 m, इसको मैंने कर दिया dv² अपॉन dv इंटू dv बाई dt। ये रूल है सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव्स का। तो ये 1/2 m और ये पावर n है, n के फॉर्मूले से यूज होगा, तो 2 को बाहर कर दिया और v का पावर 2 - 1, और ये dv बाई dt, dv बाई dt इसकी वैल्यू a होती है। a का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का dv बाई dt, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ dk अपॉन dt की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आगे m v इंटू a, ये है। अब m इंटू a क्या होता है, f होता है, तो dk बाई dt इक्वल्स टू हो गया f, और v इक्वल्स टू क्या होता है, v का फॉर्मूला होता है dx बाई dt, dx बाई dt। तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं v के लिए dx बाई dt। अब दोनों तरफ कंपेयर कर लो, t हट जाएगा, तो कंपेयर कर रहे हैं दोनों तरफ, तो हो जाएगा हमारे पास dk इक्वल्स टू f dx, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल। तो इंटीग्रेशन dk और ये f dx, इंटीग्रेशन पोजीशन कहां से, इनिशियल से फाइनल तक, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी तक। तो dk का इंटीग्रेशन सिंगल टर्म है, इसका इंटीग्रेशन होता है k। सिंपली लर्न कर लो, इंटीग्रेशन में तुम इसको पढ़ सकते हो। कोई भी अगर सिंगल dx है उसको इंटीग्रेट करते हैं, ये आता है x, ये तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। dk होगा तो क्या आ जाएगा, dg होगा तो g आ जाएगा। तो वैसे dk है तो इसका k आ जाएगा, और k को फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो कितना आ गया, ये kf माइनस ki, और f dx ये अभी हमने किया है, इस क्वांटिटी को अभी हमने डिस्कस किया है, इसे क्या बोलते हैं, मैं दिखा दे रहा हूं, ये रहा, ये क्वांटिटी वर्क डन w बाई वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन xi से xf f dx, यानी कि वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल हो गया, ये हमने वेरिएबल फोर्स के लिए प्रूव कर दिया।
ये हमारा ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है। ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम था। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट वीडियोस में जो हमने किया था वो कांस्टेंट फोर्स के लिए था, ये वेरिएबल फोर्स के लिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल आ गया, K माइनस इक्वल्स टू एफ डी एक्स, और एफ डी एक्स हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है वेरिएबल फोर्स के लिए। ये वेरिएबल फोर्स के लिए प्रूफ हो गया एक्सप्रेस। समझ में आ गया? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने क्या क्या किया, एक बार देख लो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हमने, हाफ एम बी स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पे डी के बाई डी टी, ये यहाँ से 1/2m को बाहर कर दिया, ये वी स्क्वायर बचा। फिर यहाँ पे चेन लगाया यहाँ पे, और क्योंकि v ऊपर में है तो नीचे भी v चाहिए डिफरेंशिएट करने के लिए, तो मैंने नीचे dv लेके आ गया। और ये n का फॉर्मूला होता है, n बाहर हो जाएगा n-1, तो v का पावर 2-1 dv बाई dt। dv बाई dt क्या होता है, a होता है। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो ये dk बाई dt की वैल्यू आ गई mva, और v होता है dx बाई dt, तो पुट कर दिया यहाँ पे। अब दोनों तरफ कंपेयर कर लिया यहाँ पे, और m इंटू ए क्या हो गया, f हो गया। तो dk इक्वल्स टू आ गया f dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dk f dx। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जब पोजीशन इनिशियल था, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल जब पोजीशन हमारा फाइनल था। तो dk का इंटीग्रेशन क्या हो गया, k, किसी भी सिंगल अगर dx है x हो जाएगा, और इसको हमने इवेलुएट कर लिया kf माइनस ki, एक बार फाइनल एक बार इनिशियल। और ये f dx ये हमारा वर्क डन है, ये हमारा जो है वर्क डन है बाय वेरिएबल फोर्स, ये हमने करा हुआ है। ये हमारा क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो हमें तो यही तो निकालना था ना, वर्क एनर्जी थ्योरम किसके लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए। तो आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गया, वर्क डन के इक्वल आ गया। ओके, प्रूव्ड। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है वो देख रहे हैं यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको हम बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि इक्वल है इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल एफ डी एक्स, या फिर इसको डब्ल्यू भी कह सकते हैं। ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है वेरिएबल फोर्स के लिए। ये चाहो तो डेल्टा के इक्वल्स टू डब्ल्यू याद रख सकते हो, सिंपल। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम के इंपॉर्टेंस यहां पे लिख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बहुत ही यूजफुल थ्योरम है, इसका यूज हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करते हैं बहुत ज्यादा। इसका रिलेशन जो है सेकंड लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ से इसको रिलेट करते हैं। कैसे करते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो है वो लिखो। फर्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट है इसका, डू नॉट गिव्स कंप्लीट डायनेमिक information, do not gives complete dynamic information of Newton's second law। ये do not give complete dynamic information Newton's second law। जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ जो है ना, पूरा डायनेमिक इंफॉर्मेशन देता है। सपोज करो कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव कर रहा है इस तरह से, तो किस पोजीशन पे क्या हुआ, कैसे ऑब्जेक्ट मूव किया, कितना फोर्स लगा, ये सारी चीजें जो है न्यूटन सेकेंड लॉ हमें प्रोवाइड करता है। बट वर्क एनर्जी थ्योरम ये नहीं देता। वर्क एनर्जी थ्योरम बस इनिशियल से फाइनल के बारे में ही बताता है, बीच में क्या हुआ उसके बारे में ये हमें गिव नहीं देता इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है, डू नॉट गिव कंप्लीट डायनेमिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड पॉइंट जो इसका है वो ये है, इंपॉर्टेंट है, इट इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ये जो है न्यूटन सेकेंड लॉ का एफ इक्वल्स टू एम में, एफ इक्वल्स टू एम में होता है ना, यानी कि एफ इक्वल्स टू एम डीपी बाई डी टी। ये डिफरेंशियल फॉर्म है और ये इंटीग्रल फॉर्म है। ये डिफरेंशियल फॉर्म है न्यूटन सेकेंड लॉ का, और ये इंटीग्रल फॉर्म है, ये इंटीग्रल फॉर्म है न्यूटन सेकेंड लॉ का। सेकेंड पॉइंट है, इट इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ।
थर्ड पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, रिलेशन देता है एक्सेलरेशन एंड फोर्स में। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये बताया ना, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बट वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसा नहीं होगा, ये केवल इनिशियल से फाइनल के बीच क्या ही वैल्यू देगा, उसके बीच में क्या हुआ, हर एक पॉइंट पे इवेलुएट नहीं कर सकते हैं। तो ये यूजफुल भी है और यूजफुल नहीं भी है। बहुत जगह ये इतना यूजफुल है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर देता है, जहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं। और क्या है इसका? हाँ, इसी में न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स एट एनी इंस्टेंट टाइम, बट वर्क एनर्जी थ्योरम गिव्स ओवरऑल इंफॉर्मेशन, ओवरऑल इंफॉर्मेशन या फिर ड्यूरिंग द इंटरवल गिव्स ओवर एन इंटरवल। ये एक इंटरवल पे ही इंफॉर्मेशन देता है, हर एक पॉइंट पे इंफॉर्मेशन नहीं देता। थर्ड हो गया, समझ में आ गया? फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। एक और लास्ट पॉइंट है इसका, न्यूटन सेकेंड लॉ जो है ना वो वेक्टर फॉर्म में होता है, इज इन वेक्टर फॉर्म। बट वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये स्केलर फॉर्म में, इज इन स्केलर फॉर्म। तो स्केलर फॉर्म होने में एक फायदा तो ये है कि ज्यादा हमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, सिंपली लिख दो उसको और कैलकुलेट कर लो। सेकेंड लॉ में हमें एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग ब्रेक करना पड़ता है कंपोनेंट, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, ये इसका एडवांटेज है वर्क एनर्जी थ्योरम का। ये ठीक है, ये रहा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी हमारा स्केलर है, वर्क डन भी स्केलर है, तो ये स्केलर है तो इसमें कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? डायरेक्शन से इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बट सेकेंड लॉ एफ इक्वल्स टू एम है, ये एफ इक्वल्स टू एम, एफ वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, तो यहाँ पे एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग हमें ब्रेक करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको करना बहुत मुश्किल होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो बताऊंगा, उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। हमारा एक क्वेश्चन है इसके बाद, एग्जाम्पल 6.6, एग्जाम्पल 6.6, पेज नंबर इसका है 120, एनसीईआरटी में पेज नंबर 120, एग्जाम्पल 6.6। इसमें गिवन है, मास गिवन है, m इक्वल्स टू गिवन है 1 kg, और vi इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है x इक्वल्स टू 0.1 से कहां तक, x इक्वल्स टू 2.01, और यहाँ पे f जो है, f वेरिएबल है, वो गिवन है -k/x इस इंटरवल में, बाकी इसके आगे पीछे जीरो है फोर्स। ये फोर्स वेरिएबल है, यहाँ पे देखो x आ गया ना, फोर्स x को चेंज करने में वेरी करेगा, और k की वैल्यू गिवन है, k हमारा गिवन है 0.05 जूल। ये तो हमें फाइंड करना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और vf, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या, ये वर्क डन, इसका यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, देखो कैसे काम करता है। ये क्या है हमारे पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स आई से एक्स एफ
एफ डी एक्स। ये इसका यूज कर रहे हैं आप, इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नेगेटिव उधर भेजते प्लस में, प्लस इनिशियल से फाइनल तक एफ डी एक्स। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं, और यहाँ कर रहा हूं मैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी आई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन एक्स आई कितना हमारा 0.1, 0.1, हाँ, और फाइनल हमारा है 2.01। एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस के अपॉन एक्स, और ये डी एक्स। इसे सॉल्व करते हैं। तो के एफ इक्वल्स टू 1/2, एम हमारा 1 था, और वी आई का हमारा कितना था 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर माइनस के को बाहर कर दिया तो माइनस, और के की वैल्यू थी 0.5। इंटीग्रेशन 0.1 से 2.01 अपॉन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन। तो ये एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये होता है लॉग एक्स। इस फॉर्मूले को याद रखो, ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है। जो जो फॉर्मूले आ रहे हैं उसको लिखते चलो अपने फ्रंट पेज पे या फिर लास्ट में, जिसका बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, लर्न हो जाएंगे ऐसे। ये सब 12th क्लास का कैलकुलस है, लेकिन थोड़ा बहुत यूज करना है फिजिक्स में, तो वो होता ही जाएगा। तो इसकी वैल्यूज यहां से यहां तक आगे हमारी कितनी, लॉग एक्स। तो के एफ इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही आएगा, ये माइनस 0.5, और ये वैल्यू कितनी आ गई, लॉग एक्स। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0.1 से 2.01 तक। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो के एफ इक्वल्स टू 2 माइनस 0.5, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार फाइनल वैल्यू, मतलब कि लॉग 2.01 माइनस लॉग 0.1। ये तो ये लॉग की एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो साइड में फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ मैं, जो जो यहाँ पे यूज हो रहा है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। ये होता है लॉग ए अपॉन बी, इसका यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। इसको भी लिख लो साइड में। ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूले सारे, यूज होते रहते हैं मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी। ये हो जाएगा 2 माइनस 0.5 लॉग कितना, 2.01 अपॉन 0.1। अब इसको डिवाइड करो, तो 2.01 को 0.1 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 20.1। और मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं इसको। तो केफ की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, 2 माइनस 0.5, और ये लॉग था 2.01 अपॉन 0.1। तो यहां से पॉइंट हटा दो, कितना हो जाएगा नीचे में 100, और ये पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा 10। तो 2010 अपॉन 100, 2010, तो आ जाएगा हमारा, सॉल्व कर लो, केफ इक्वल्स टू 2 माइनस 0.5, और ये लॉग 20.1। अब अपने तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा तो उसका यूज कर लो, चाहे लॉग टेबल देखना सीख लो कैसे करते हैं, उसको कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग तुम्हारा आएगा, कैलकुलेट करने पे 3 के आसपास आएगा। तो केफ इक्वल्स टू हो गया 2 माइनस 0.5 इंटू 3। तो केफ इक्वल्स टू 2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये 1.5। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास 0.5 जूल। यही फाइंड करना था हमें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया, मैंने इसको कैलकुलेट किया, लॉग 0.1, ये कैलकुलेट करोगे तो ये तो लगभग 3 के आसपास आएगा, 3.00 समथिंग। तो उसको 3 लेट कर लिया मैंने यहाँ पे। अब जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई तो हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइनल। तो क्या होगा, kf इक्वल्स टू 1/2 m vf स्क्वायर इक्वल्स टू 0.5, 2 से मल्टीप्लाई, तो m vf स्क्वायर इक्वल्स टू 0.5 इंटू 2, और अपॉन f, तो vf स्क्वायर इक्वल्स टू 0.5 इंटू 2 अपॉन m, और स्क्वायर का रूट, स्क्वायर का ये रूट हो गया।
इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। m की वैल्यू 1 है, m हमारा 1 kg था, m हमारा 1 kg था ना। हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल फोर्स के लिए ये कैलकुलेशन किया है और वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज किया है। एक बार फिर से देख लो क्या किया है, क्या गिवन था। ये गिवन था मास, इनिशियल वेलोसिटी, ये पोजीशन, फोर्स वेरिएबल है, इन इसके बीच में फोर्स है, ये फॉर्म है, इसके बाद फोर्स जीरो है, तो मुझे इसी के लिए निकालना था। तो मैंने ये वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लिया वेरिएबल फोर्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये। और इसको इधर सेंड कर दिया के आई को, और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी एफ की -k/x dx, और सब कुछ वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट कर दी। लॉग के लिए जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, एक ये और एक ये वाला फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन का है। 1/x dx की वैल्यू जो वो log x होती है, ठीक, और ये माइनस के लिए डिवाइड में आ गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसके बाद वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का अगर मीनिंग बात हम करें कि इसका रफ मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब है स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी, जो एनर्जी जो है स्टोर्ड होती है। जैसे कि अर्थ का जो सरफेस है वो इवन नहीं है, हर जगह कहीं ऐसे उसका ना शेप डिफरेंस है, अलग अलग है। इसको फॉल्ट लाइन बोलते हैं। जब ये रिलीज होता है, अप्स डाउन्स होते हैं, तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड है पहले से ही। जैसे कोई भी चीज को खींच कर रखो और खींचने के बाद उसको रिलीज करो तो भागता है, तो खींचने पे उस पर क्या हो गया, उसका शेप या फिर साइज या फिर पोजिशन चेंज हुआ और उसने एनर्जी स्टोर कर ली। हमने वर्क किया और वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। सपोज करो कि स्टोन रखा हुआ है नीचे, उस स्टोन को उठाओ और छत पे ले जाकर रख दो, तो हमने वर्क किया स्टोन पे, काम किया, स्टोन को उठा के छत पे ले जाकर रख दिए, तो क्या हो गया, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। अब उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब वो एनर्जी फिर कन्वर्ट होती है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी इज द stored energy by virtue of the position or configuration। पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी। द बॉडी left to itself released this stored energy in the form of काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो स्टोर्ड एनर्जी है, जिसे बताया मैंने, स्टोन को उठा के छत पर रख दिया, तो छत पर रख दिया तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब वो जब उसको नीचे थ्रो करोगे तो क्या होगा, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है या फिर रिलीज करोगे तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। वही लिखा है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है मैंने, पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। या तो पोजीशन चेंज कर दो, जैसे कि स्टोन को उठा के रखा है, या फिर कॉन्फ़िगरेशन, शेप साइज चेंज करो, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो, स्ट्रेच कर दो, ऑफ अ बॉडी। द बॉडी लेफ्ट टू इटसेल्फ रिलीज दिस स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और वो बॉडी एनर्जी स्टोर करने के बाद उस एनर्जी को क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी में धीरे धीरे या फिर जैसे भी वो रिलीज करती है। तो इस टर्म को और डिस्कस करते हैं। ये टर्म जो है इसमें और क्या है, इसको और डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे हैं अर्थ के बारे में, अर्थ का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। देखो अर्थ का जो रेडियस है ना वो लगभग 6400 किलोमीटर है। ये अर्थ का रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये मैंने अर्थ का जो है एक ड्रॉ करा हुआ है। तो नियर द अर्थ, सपोज करो कि यहाँ पे एक हाइट मैंने ली h,
इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एच। अब एच हमारा किलोमीटर में होगा, 1-2 किलोमीटर के आसपास होगा। तो 6400 किलोमीटर क्या है, बहुत ज्यादा है। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है ना, मच मच ग्रेटर देन एच। एच बहुत ही कम है, 1 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और रेडियस बहुत ही ज्यादा है। तो इस अप्रोक्सीमेट रिजल्ट पे इसको जो मैंने लिया हुआ है नियर द अर्थ, नियर द अर्थ, इसकी कंडीशन क्या है हमारा, नियर द अर्थ, नियर द अर्थ, ये अर्थ के नियर है। तो नियर द अर्थ हमारा जी ना कांस्टेंट ही होता है। वैसे जी वेरी करता है, ग्रेविटी वेरी करता है पोल टू इक्वेटर, बट अभी हम इसको कांस्टेंट मानते हैं नियर द अर्थ। ज्यादा हाइट पे जाएंगे तो फिर ये ई या फिर डेप्थ में जी की वैल्यू चेंज होगी। बट ये कंडीशन हमने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे कि नियर द अर्थ जी विल बी कांस्टेंट। तो सपोज करो, सपोज कि हमारे पास ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और यहां से एक स्टोन उठा के यहाँ पे ले गए, इस पॉइंट पे ले गए, ये यहां से एक स्टोन उठाया और यहाँ पे ले गए, एच हाइट पे एक स्टोन लेके चले गए, या फिर बॉल है ऐसे इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये स्टोन रखा हुआ था, स्टोन नीचे था अर्थ पे, और उसको उठा के लेगा ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया। ग्रेविटी ने पुल किया था बॉल को, हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट उस बॉल को उठा के एच हाइट पे लेके होल्ड किया हुआ है। तो कितना हमने वर्क किया ये हमें निकालना है। समझ में आ गया? बॉल तो अपने आप ऊपर गया नहीं, हम लेके गए, और उसको होल्ड किसने किया था, ग्रेविटी ने किया था। तो हम फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट द ग्रेविटी, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स mg। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी द ग्रेविटी और mg, इसके अगेंस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा वर्क डन, क्या कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स किसके, ग्रेविटी का, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना, h, ये एफ जी। एफ डॉट डी भी कर सकते हो, एफ डॉट डी। तो एफ डॉट डी यहाँ पे जो है वही, तो यहाँ पे सिंपली एफ एच कर दिया यहाँ पे। एफ जी कितना हमारा, एम जी, और एच ये हो गया, तो ये आ गया एम जी एच, एम जी एच, ये वर्क डन आ गया एम जी एच। और इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इस हाइट पे, एच हाइट पे, इस बॉल के पास, ये जो बॉल है इसके पास कितनी एनर्जी है, एम जी एच एनर्जी है। इतनी एनर्जी एम जी एच इसके पास है, ये रिलीज करेगा जब नीचे आएगा, तब उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर है, समझ में आया? और जो है इसमें हमारे पास, तो सपोज यहाँ पे इस पूरे एम जी एच में ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। यहाँ पे एम हमारा क्या है, फिक्स्ड है, जी भी हमारा फिक्स्ड है, वेरी क्या करेगा, एच, एच को ऊपर नीचे करो, ऊपर नीचे करो, तो एच को चेंज करेंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगा। तो ये इसको बोलते हैं वी एच, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारा क्या है, हाइट का फंक्शन है। पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ हाइट, एम जी एच। क्योंकि एम जी तो कांस्टेंट है, एच को चेंज करोगे, एच को 1 मीटर ले लो, 2 मीटर ले लो, उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगा। ये आ गया। और यही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि हाइट पे डिपेंड कर रहा है। जब ये नीचे था तब ये जीरो था ग्राउंड पे, जैसे जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे, हाइट इंक्रीज करेंगे, एच को इंक्रीज करोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एच को इंक्रीज करो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो भी इंक्रीज करेगा। सिंपल है। इसको अब एक स्टेटमेंट पे लिखवाता हूं मैं कि क्या बोला है मैंने। ये हमारा डिस्कशन जो है कंप्लीटली सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी को फोकस किया हुआ है। ठीक, तो इसको लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
of an object as a function of the height h। अभी देखा ये हाइट का फंक्शन है, हाइट को चेंज करें वो चेंज होगा, इज डिनोटेड बाय vh, इसको vh से डिनोट कर रहे हैं, एंड इट इज द negative, it is the negative of work done by the gravitational force in raising the object to that height। ये मतलब कि VH इक्वल्स टू mgh, VH इक्वल्स टू mgh। ये एक बार मैं रीड करता हूँ क्या लिखा है मैंने। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ द हाइट h is denoted by vh, and it is the negative of the work done by the gravitational force in raising the object to that height। ये लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया। जो लिखा था पहले उसी का स्टेटमेंट लिखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ द हाइट, हाइट का फंक्शन है, h को चेंज करोगे vh भी चेंज होगा, डिनोटेड बाय vh, एंड इट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, वर्क डन का नेगेटिव है, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स रेजिंग द ऑब्जेक्ट टू द दैट हाइट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई बॉल नीचे रखा हुआ है, तुम्हें उसको h हाइट तक लेके जाना है, तो कितना वर्क डन करोगे mgh, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट किया है, ये नेगेटिव होगा। अब देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज कैलकुलेट कर रहे हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंटरेस्टिंग। इसको डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, dvh को h के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको। तो d बाई डी एच, v की वैल्यू कितनी होगी mgh, तो mg को बाहर कर दिया, ये कितना हो गया dh बाई dh, और dh बाई dh 1 हो गया, डिफरेंशिएशन में ये 1 हो गया, तो ये आ गया mg। तो माइनस ऑफ dv बाई dh, माइनस ऑफ dv बाई dh अगर मैं निकालूं तो माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई mg, और ये mg आ गया, और ये हमारा क्या है, फोर्स है जो कि बॉल पे लग रहा था। माइनस mg फोर्स जो है उस बॉल पे लग रहा था, जिसको मैं ऊपर हाइट पे ले गया था। यहाँ पे ये बॉल था, इसको मैं जो ऊपर यहाँ पे हाइट पे h पे ले गया, इस हाइट पे ऊपर लेके जा रहा था, तो उस पे mg फोर्स लग रहा था। समझ में आया, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा हूँ, फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, नेगेटिव आया ये। तो मतलब ये है, कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये, देखो कि पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिफरेंशिएट किया, पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या किया, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर उसका नेगेटिव ले लिया, फिर उसका क्या किया, नेगेटिव ले लिया, ये हमारा क्या मिल गया, फोर्स मिल गया। तो ये फोर्स का एक दूसरा डेफिनेशन भी है, एक तो हमने किया न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma, और ये एक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में जो है फोर्स आ गया हमारा, ये दैट इज, इसके बारे में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स equals the negative of the derivative of VH।
with respect to h, with respect to h, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स द नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ bh। ये जो क्या है, bh का डेरिवेटिव, bh को डिफरेंशिएट किया और उसका नेगेटिव ले लिया, ये क्या हो गया हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल आ गया। और नेगेटिव का मतलब क्या है कि फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, ऑब्जेक्ट पर जा रहा है, तो अगेंस्ट में हो रहा है, तो ये आ गया हमारा mg फोर्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट था, इसको और सॉल्व करते हैं। एक चीज सपोज करो कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था बॉल h हाइट पे, तो यहाँ पे इसको होल्ड किया हुआ, इस हाइट पे होल्ड किया हुआ, यहाँ पे u 0 हो गया हमारा। तो मैं फाइंड करना जा रहा हूँ यहाँ पे कि किस वेलोसिटी से हिट करेगा ऑब्जेक्ट को v। जब इसको रिलीज करेंगे बॉल को, आफ्टर रिलीज ये किस स्पीड से इस ग्राउंड को हिट करेगा यहाँ पे, तो वो फाइंड कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लिया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू तो 0 है प्लस 2gh, तो v की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2gh। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब h हाइट पे लेके जाओगे तो वो रूट 2gh वेलोसिटी से हिट करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी तुम याद रख सकते हो, ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब h हाइट पे लेके जाएंगे, रिलीज करने के बाद वो रूट 2gh की वेलोसिटी से हिट करेगा। ये सपोज करो 1 मीटर की हाइट है, अगर मैंने यहाँ पे h को 1 मीटर ले लिया, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2g, मतलब कि अंडर रूट 2 इंटू 10, जी को मैंने 10 ले लिया, तो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली रूट 20 मीटर पर सेकेंड। इसने वेलोसिटी से जो है वो हिट करेगा। इजी है। और ये जो है, अगर इस पॉइंट पे अगर मैं निकालू हाफ mv स्क्वायर, तो 1/2m, v की वैल्यू कितनी थी, v स्क्वायर की वैल्यू 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया mgh। देखा, ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये कन्वर्ट होगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी ये जो है कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। v को पुट कर दिया यहाँ पे। तो अब हम इसके और इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी इज applicable only to the class of forces where work done against the force gets stored up as potential energy is applicable to the class of force where work done against the force gets stored up as energy। पोटेंशियल एनर्जी का जो है यूज कहाँ पे कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एज एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कर दो। ये क्या लिखा है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी इज एप्लीकेबल ओनली टू द क्लास ऑफ फोर्स वेयर वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स गेट्स स्टोर्ड अप एज एनर्जी। जहां पे हमने फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गया, ये वहीं पे एप्लीकेबल है। और फिर उसके बाद जो है स्टोर होने के बाद उस एनर्जी को रिलीज करता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बताया था, ये बॉल है, इसको h हाइट पे लेके चले गए, तो फोर्स लगाया, ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाया, और इस हाइट पे इसके अंदर क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी एप्लीकेबल ओनली टू द क्लास ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स लगा यहाँ पे, ग्रेविटी के अगेंस्ट,
वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स गेट्स स्टोर्ड एज एनर्जी, और ये जो एनर्जी है, यहाँ पे जो एनर्जी है, अब जब ये रिलीज करेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है। और यहां से जो है ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डी वी एक्स अपॉन डी एक्स। ये फोर्स का एक फॉर्मूला आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव और उसका नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर दिया और उसका नेगेटिव ले लिया, ये हमारा आ गया फोर्स। यहाँ पे जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी वी, और इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, और यहाँ भी इंटीग्रेशन। ये जो है इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, और ये भी वी आई से वी एफ, इनिशियल से फाइनल। तो ये तो हमारा वर्क डन है, ये पूरा क्या है, वर्क डन है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वही बताया था मैंने, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कितना आएगा, माइनस को बाहर कर लो, वी आएगा, वी डीवी का वी आएगा, कहां से कहां तक, वी आई से वी एफ तक। तो माइनस एक बार वी एफ पुट कर दिया, माइनस एक बार वी आई पुट कर दिया, ये। तो वर्क डन जो है वो हमारा क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ गया। वर्क डन जो है वो आ गया हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ गया, विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, या माइनस भी है साथ में। अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक मिनट, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये वी आई माइनस वी एफ, ये आ गया। तो यहां पे जो है एफ एक्स वेरिएबल फोर्स था। एक और इंपॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये इजी था ना, समझ में आ गया क्या किया है मैंने। ये तो अभी बताया ही था कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन कर दिया और उसका नेगेटिव साइन ले लिया, वो क्या आ गया हमारा, वर्क डन आ गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ये वर्क डन हो गया। और ये कैलकुलेट कर दिया, डीवी का इंटीग्रेशन वी, और ये वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई, और ये माइनस कर दिया, ये आ गया। इसको और लिखते हैं यहाँ पे अच्छे से, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स आई से एक्स एफ, एफ डी एक्स इक्वल्स टू, या तो माइनस कर दो कितना, वी एफ माइनस वी आई, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा वी आई माइनस वी एफ, ये आ गया। तो हम डिफाइन कर रहे हैं एक टर्म, कंजर्वेटिव फोर्स। द वर्क डन by a force, the work done by a force such as gravity depends on the initial and final position, initial and final position only are called conservative force, are called conservative force। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंजर्वेटिव फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, एफ, ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है। अभी आगे और बताऊंगा इसके बारे में। वर्क डन को हमने क्या लिखा था, डेल्टा के टी के, और डी के को क्या लिखा था, के एफ माइनस के आई, ये हमने पहले किया हुआ है। तो वैसा फोर्स जिससे वर्क डन कैलकुलेट करें और वो केवल इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। एक एग्जांपल यहाँ बताया ग्रेविटी का, ग्रेविटी का एग्जांपल है। उस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। मतलब कि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, पाथ इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे लिख लो, दैट इज
पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब व्हाट एवर द पाथ, ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इनिशियल कहाँ था, फाइनल कहाँ था, उस पर डिपेंड करेगा। पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स है ये, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। जो पाथ पे डिपेंड होता है, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, किस तरह का पाथ है, रफ है, स्मूथ है, उस पर डिपेंड करता है, तो वो हो गया नॉन कंजर्वेटिव। उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा है वो है, ये तो नेक्स्ट है, इफ द वर्क डन और the kinetic energy or the kinetic energy depends on other factors such as the velocity or the particular path, मतलब कि पाथ पे डिपेंड कर रहा है, पर्टिकुलर path taken by the object the force is called non conservative force। एग्जाम्पल है इसका फ्रिक्शन, और भी है लेकिन अभी फ्रिक्शन के बारे में बता रहा हूँ। मतलब जो पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ डिपेंडेंट फोर्स है, वर्क डन और द काइनेटिक एनर्जी, या तो वर्क डन या फिर काइनेटिक एनर्जी, दोनों डिपेंडेंट है, डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन या फिर अदर फैक्टर सच एज वेलोसिटी और द पर्टिकुलर पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि फ्रिक्शन, एग्जाम्पल हो गया हमारा फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करता है, क्या वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की उस पर डिपेंड करता है, ये है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गया। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अभी जो हमने बात किया वर्क डन का, या फिर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का यूनिट जूल ही है, इन सब का यूनिट जो है जूल है। और अगर इसका डायमेंशन निकालोगे तो ml² T-2 ये होता है, ये डायमेंशन, चाहे वर्क हो, वर्क डन हो, एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का यूनिट जूल है और डायमेंशन ml² T-2 है। नेक्स्ट जो है अभी हमने किया था, ये लिखा था F इक्वल्स टू डेल्टा V नेगेटिव अपॉन dx, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा V नेगेटिव अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा हमारा डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस F डेल्टा x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इसका मतलब क्या है, इसको लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, डेट इज द चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी V, द चेंज इन potential energy, the change in potential energy for a conservative force, delta V is equals to the negative of the work done by the force। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा V, डेल्टा का मतलब जहां भी डेल्टा हो तो उसका मतलब होता है चेंज,
चेंज किसमें? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा वी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। एफ डी एक्स क्या हमारा वर्क डन है, ये हमारा क्या है? वर्क डन है, और इसका नेगेटिव। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वही लिखा मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट, ये हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट है। नोट कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये एक लास्ट टॉपिक है। टाइम जो है कितना हो गया? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अभी जो है हम 1D की बात करते हैं, 1D में कैलकुलेट कर रहे हैं 1D। तो अभी देखो, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा के वो किसके इक्वल था? एफ एक्स डेल्टा एक्स के। और अभी हमने किया था इससे पहले यहाँ पे ये डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स। इक्वेशन 1 हो गया ये, और इक्वेशन 2 हो गया। इसको ऐड कर दो, इक्वेशन 1 + 2, डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इक्वल टू 0। ऐड करने में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से डेल्टा कॉमन कर लिया, तो k + v इक्वल्स टू 0 हो गया। मतलब क्या कि चेंज इन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो जब चेंज 0 है मतलब क्या? सपोज करो किसी भी नंबर k या फिर x है, इसका चेंज 0 है, चेंज नहीं हो रहा, मतलब पहले भी 5 था अब भी 5 है, मतलब कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि k + v हमारा क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ये हमारा जो है मैकेनिकल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इसका सम इक्वल होगा हर जगह, हर पॉइंट पे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा ऑफ एनी सिस्टम। कोई भी एक सिस्टम जब लेंगे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए, और इसको बोलते हैं काइनेटिक जो है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जो कि फंक्शन है पोजीशन का एक्स का। ये हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है? ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये हमारा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कोई भी सिस्टम है उसका ये एनर्जी है। और ये पोटेंशियल एनर्जी और हमारा ये काइनेटिक एनर्जी, ये वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट, टाइम टू टाइम, हर जगह से दूसरी जगह पर वेरी करता रहता है। तो यहां से जो है हम कुछ और ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में है। कुछ और डेफिनेशन देखते हैं इसकी कि और कौन कौन से डेफिनेशन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सम या फिर मोर डेफिनेशन, मोर डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव
फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में और भी डेफिनेशन देखते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं डेफिनेशन। तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट है ये है अ फोर्स Fx इज कंजर्वेटिव, इज कंजर्वेटिव। अगर Fx हमारा कंजर्वेटिव है तो ये कंडीशन है इफ इट कैन बी derived from a scalar quantity, from a scalar quantity, scalar quantity। और वो स्केलर क्वांटिटी क्या है, अभी हमने किया था Vx, दैट इज F इक्वल्स टू माइनस टी Vx अपॉन Tx। ये हमने अभी इससे पहले किया था, F को कैलकुलेट किया था, पोटेंशियल का डेरिवेटिव निकाला था x के रिस्पेक्ट में और उसका हमने नेगेटिव ले लिया था। तो अगर ऐसा कोई फोर्स है, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो भी वो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये होना जरूरी है। और यहाँ फोर्स जो है फर्स्ट हो गया। सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड जो डेफिनेशन है इसका वो है द वर्क डन by the conservative force depends only on the end point, ये केवल एंड पॉइंट पे डिपेंड करेंगे। दैट इज, इसका मतलब है कि हमने वर्क डन निकाला था, वर्क डन क्या था हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या था हमारा Vxi माइनस Vxf। तो यहाँ देखो जो वर्क डन है हमारा, ये वर्क डन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे, इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर वर्क डन हमारा इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करेगा तो भी हमारा फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। या फिर कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन निकालेंगे वो हमारा क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। बताया था कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है थर्ड डेफिनेशन हमारा, इसका थर्ड डेफिनेशन है द वर्क डन by the conservative force, the work done by the conservative force in a closed path। अगर पाथ हमारा क्लोज्ड है तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। इनिशियल सपोज करो यही है और फाइनल भी यही है, तो दोनों सेम हो गए। तो जब दोनों सेम हो गए तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब जो है फाइनली पॉइंट लिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये मैंने CU लिख दिया शॉर्ट में, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है स्टेटमेंट इसका, स्टेटमेंट है इसका, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी of a system is conserved if the forces doing work on it are कंजर्वेटिव। मतलब कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम का, वो क्या होगा, हमारा कंजर्व होगा। कंजर्व का मतलब क्या है, फिक्स्ड होगा। अभी क्या था ना, K + V = कांस्टेंट, मतलब इनिशियल
काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये कंजर्व कब होगा? जब हमारा फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा। वर्क डन जो होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा होगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन है। ये देखते हैं, एक एग्जांपल हमारे पास है। एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है? द कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसके लिए? फॉर अ बॉल। बॉल है जिसका मास जो है, बॉल ऑफ मास m एंड ड्रॉप फ्रॉम हाइट h। h हाइट से उसको ड्रॉप कर रहे हैं, h हाइट से उसे ड्रॉप कर रहे हैं, h हाइट पे बॉल को ले गए हैं, और वहां से हम देख रहे हैं कि कैसे हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। उसको यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूं मैं। ये ग्राउंड है और यहाँ पे हमारा ये बॉल है, ये, और ये बॉल जो है h हाइट पे है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है h है। बॉल के 3 पोजीशन ले लिए, एक टॉप पे है, एक बीच में कहीं पे, और एक यहाँ ग्राउंड के पास है, लगभग ग्राउंड को हिट कर रहा है। 3 पोजीशन ले लिए मैंने। यहाँ पे बॉल, जब बॉल को रोका हुआ है इस तरह से, तो ये रेस्ट में है, तो यहाँ पे v हो गया 0। यहाँ पे h हाइट पे vh हो गई, h हाइट है यहाँ से, और यहाँ फाइनली v, ये निकाल लिया। अब जो है h हाइट पे, इस हाइट पे निकालते हैं, तो h हाइट पे एनर्जी निकाल रहे हैं, एनर्जी एट हाइट h, एनर्जी एट हाइट h। तो क्या लिखते हैं? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगा क्योंकि v 0 है, हाफ m v स्क्वायर, v 0 है, तो हाफ m v स्क्वायर प्लस m g h, और ये वाला टर्म 0 हो गया हमारा। तो h हाइट पे एनर्जी कितनी हो गई हमारी? m g h। वैसे ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी एट हाइट h, एट हाइट h, इस हाइट पे निकाल रहे हैं। तो अगेन हाफ m, और v कितना हमारा? vh है। यहाँ इस पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी कितना है? vh का स्क्वायर प्लस mgh, h हाइट पे। और सिमिलरली नीचे निकाल रहे हैं ग्राउंड पे, उसको मैंने बोला है 0। यहाँ पे हाइट नहीं है, इस पॉइंट पे 0 है, तो इसको कर दिया मैंने हाफ m v स्क्वायर, और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस mgh, क्योंकि h नहीं है यहाँ पे, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ m v स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, चाहे हमने h हाइट पे निकाला हो कैपिटल, या फिर स्मॉल h पे निकाला हो, या फिर ग्राउंड पे निकाला हो, हर जगह एनर्जी क्या होगी? कंजर्व होगी। कंजर्व का मतलब क्या? एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगी, मतलब इक्वल होगी हर जगह। एट हाइट h कैपिटल, या फिर एट हाइट स्मॉल h, या फिर एट ग्राउंड, जब हिट कर रहा है ग्राउंड को, जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है, हर जगह एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? सेम रहेगी। यही तो हमारा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। ये कैसे लिखा मैंने? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग हर पॉइंट पे। ये तो मैंने 3 पॉइंट चूज किया है, रैंडम किसी पॉइंट पे भी चूज कर सकते हो। सपोज को मैंने ए ले लिया, ये बी सी डी, एनी पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। हर पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व होगी। तो यहां से जो है एक बार जो है मैं वी निकाल रहा हूं। सपोज करो कि मैंने एक ले लिया EH इक्वल्स टू E0। EH की वैल्यू कितनी है? H हाइट पे mgh, और ग्राउंड पे कितनी है? हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो गया,
अंदर का हीट हो गया 2gh और ये स्क्वायर का रूट v आ गई। तो ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया था काइनेमेटिक्स से, काइनेमेटिक्स से भी कैलकुलेट किया हुआ है कि किसी भी बॉल को h हाइट पे लेके जाएंगे और जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh। ये हमने पहले, इससे पहले भी कैलकुलेट किया था। किसी भी बॉल को h हाइट पे लेके जाएंगे और वहां पे ड्रॉप करेंगे तो वो √2gh की वेलोसिटी से हिट करेगा। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया किससे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के थ्योरम से। इसको हम काइनेमेटिक्स में कर सकते हैं, जो काइनेमेटिक इक्वेशन होता है उससे भी कर सकते हैं। और ये इसकी जो है फाइनल वेलोसिटी होगी जो ग्राउंड को हिट करेगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां से एक बार हम और भी कर सकते हैं। सपोज करो कि ई एच इक्वल्स टू ई स्मॉल एच। तो एच हाइट पे हमारे पास क्या है, एच हाइट पे हमारे पास एम जी एच है और इस हाइट पे हमारे पास हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी एच है। ये है, दोनों तरफ मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 है ना यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2mgh और यहाँ 2 से करेंगे तो 2 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एम वी एच स्क्वायर प्लस 2mgh, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2। अब m कॉमन कर लो तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2gh इक्वल्स टू vh का स्क्वायर प्लस mg, सॉरी m तो कॉमन कर लिया, यहाँ से m कॉमन कर लिया तो हमारे पास बचा ये 2gh। ये इस टर्म को मैं इधर लेके जा रहा हूं तो 2gh माइनस 2g स्मॉल h इक्वल्स टू vh का स्क्वायर और यहाँ से 2g कॉमन कर लिया, कितना हो गया h माइनस स्मॉल h और ये स्क्वायर का रूट हो गया इक्वल्स टू vh। और ये जो है हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई h हाइट पे, स्मॉल h हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी ये हमने कैलकुलेट कर लिया। मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, √2gh माइनस h। ये इसको हम काइनेमेटिक्स से भी फाइंड कर सकते हैं। इसको फाइंड करने के लिए काइनेमेटिक्स का भी यूज कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स का भी यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज कर सकते हैं। बट अभी हम किससे कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो जितने भी टर्म्स हैं वो आने चाहिए कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका यूज है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम अभी, एग्जाम्पल 6.7, एग्जाम्पल 6.7, एग्जाम्पल 6.7 जो है पेज नंबर 122, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एक बार फिर से देख लो, यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया है, उसको भी वहां यूज करेंगे। कंसेप्ट क्या था कि हमने हर पॉइंट पे क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर दिया। एक बार टॉप पे किया, एक बार बीच में किया, एक बार बॉटम पे किया। 3 पॉइंट यूज किया था मैंने। तुम चाहो तो कितने भी पॉइंट ले सकते हो और वहां पे कर सकते हो, और बस इक्वेट कर दिया। एक बार मैंने इसको इससे इक्वेट कर दिया और एक बार इसको इससे इक्वेट कर दिया और वहां से मैंने मिलती वेलोसिटी। तो ये कैलकुलेट करने का मतलब ये था कि हम वेलोसिटी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस यही मोटो था हमारा। हमारे पास एक और मेथड आ गया कैलकुलेट करने के लिए, ये काइनेमेटिक्स की जगह इसका भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 6.7 कर रहे हैं, पेज नंबर हमारा है 122। इसमें जो है एक बॉल को लटकाया गया है और ये ऐसे, ये तो इसका पाथ है, यहाँ पे एक बॉल है और इसको यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है ऐसे, यहाँ पे सपोज करो किसी से लगा हुआ है ऐसे। तो हमने क्या किया, इसको v वेलोसिटी से इसको यहाँ पे ऐसे v वेलोसिटी दे दी, यहाँ पे थ्रो कर दिया ऐसे। अब ये बॉल जो है यहाँ से घूम के ऐसे घूम के यहाँ पे आ गया, स्टॉप पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो हमें इसमें डिफरेंट लोकेशन पे इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है और फिर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो एट पॉइंट ए इसको लेट कर लिया, ये एट पॉइंट बी हो गया और ये एट पॉइंट सी हो गया। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, किसी भी पॉइंट पे अगर ए पे कैलकुलेट करें एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बी पे कैलकुलेट करें या फिर सी पे करें,
उसका सम क्या होगा, हर जगह इक्वल होगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे हम। मेरे पास एक बॉल था, बॉल को ऐसे थ्रो किया, ऐसे यहाँ पे एक वेलोसिटी दे दी और ये ऐसे मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो एक बार वो बी पे गया, एक बार सी पे गया, तो मैंने 3 पोजीशन ले लिया कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे पहले हम फोर्स दिखा देते हैं, कौन कौन सा फोर्स है यहाँ पे। इस पॉइंट पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg और एक अपवर्ड फोर्स लगेगा टेंशन एट ए, और इसकी लेंथ L है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ L है ये। और इसको ना मैंने यहाँ पे इसको ओरिजिन मान लिया, ये मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, ग्राउंड है, ऐसे ग्राउंड। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हाइट तो है नहीं ए पॉइंट पे, तो अगर ए पॉइंट पे एनर्जी निकालता हूं मैं एट ए, तो एनर्जी एट ए क्या होगा, केवल काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि हाइट नहीं है, नो हाइट। यही मेरा ओरिजिन है। तो अगर ओरिजिन पे ही कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी हाइट होगी नहीं जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे केवल काइनेटिक एनर्जी होगा, तो कितना हो जाएगा, हाफ एम, और वेलोसिटी कितनी, वी नॉट स्क्वायर। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पे मैं न्यूटन सेकंड लॉ यूज कर रहा हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये mg डाउनवर्ड फोर्स है माइनस ये अपवर्ड फोर्स TA, और ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर m v नॉट स्क्वायर अपॉन कितना L, लेंथ कितना L, R होता है तो यहाँ R की वैल्यू L है। ये हो गया न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड इक्वेशन हो गई है। एट पॉइंट C क्या होगा, एट पॉइंट C पे, इस पॉइंट पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg, डाउनवर्ड फोर्स होगा हमारा mg यहाँ पे एट पॉइंट C पे, इस पॉइंट पे ये डाउनवर्ड फोर्स होगा mg, और यहाँ पे ये जो है टेंशन फोर्स होगा TC, ये भी डाउनवर्ड होगा। mg फोर्स भी डाउनवर्ड है और TC भी डाउनवर्ड है। बट इस पॉइंट पे जाने के बाद जब वो, क्योंकि ये तो थ्रेड है ना, थ्रेड से लगा हुआ है, थ्रेड से लगा हुआ है, ऊपर जाएगा, तो जब ये ऊपर जैसे मूव करेगा तो स्लैग कर जाएगा वो, मतलब वो स्ट्रेचिंग उसकी ढीली हो जाएगी, तो वहां पे TC हमारा 0 हो जाएगा। तो ये जो TC है लगभग 0 हो जाएगा, मतलब 0 ही मान लीजिए इसको। TC जो टेंशन है एट पॉइंट C वो 0 हो जाएगा, टेंशन। तो अगेन एनर्जी लिख रहे हैं हम, एनर्जी यूज कर रहे हैं, एनर्जी लिख रहा हूं मैं, एनर्जी एट पॉइंट C। एट पॉइंट C पे कितना हो जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक कितना, हाफ m, और वेलोसिटी एट पॉइंट C को मैंने मान लिया vc, तो हाफ m vc स्क्वायर प्लस पोटेंशियल, तो कितना m g h, और h कितना, यहां से यहां तक की हाइट कितनी, 2l, l प्लस l, 2l, ये l हाइट और ये l हाइट 12, तो इंटू 12 हो गया। और इस पॉइंट पे अगर मैं लिखूं न्यूटन सेकंड लॉ, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, टेंशन वाला टर्म तो कितना हो जाएगा, mg इक्वल्स टू m vc स्क्वायर अपॉन l। ये हो गया हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। ये इक्वेशन थर्ड हो गई, और ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो यहाँ m से m कैंसिल कर दो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा gl इक्वल्स टू vc स्क्वायर, और यहाँ से vc की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट gl। और सेकेंड पार्ट में हमें यही फाइंड करना है, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें यही vc फाइंड करना था, वेलोसिटी एट पॉइंट C। वेलोसिटी एट पॉइंट C कितना हो गया, रूट gl। अब हमें फाइंड करना है, ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, सेकंड नंबर लिखा है, सेकंड पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड करना था कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर हमने एनर्जी निकाला है एट पॉइंट A या फिर एट पॉइंट C, दोनों इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यही तो बोलता है कि एनर्जी एट A निकालो या फिर एनर्जी एट C निकालो, इक्वल होंगे। तो एनर्जी एट A कितना हो गया, हाफ m v नॉट स्क्वायर इक्वल्स एनर्जी एट C कितना हमारा 1/2 m vc, vc स्क्वायर, और vc स्क्वायर वैल्यू कितनी है, gl, ये रहा, ये पुट करता हूं मैं, gl प्लस m g इंटू 12, ये 1/2 m v नॉट स्क्वायर, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 2 2 4 और 5, तो 5 m g l अपॉन 2। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, m से m कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो v नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास, v नॉट की वैल्यू आ जाएगी कितना, v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 5 gl, यानी कि v नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट 5 gl। ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट था, ये आगे हमारा रूट 5 gl, ये फर्स्ट पार्ट था रूट 5 gl।
क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। अब मैं निकाल रहा हूं एनर्जी एट बी, एनर्जी एट बी, यहाँ पे इस पॉइंट निकाल रहा है एनर्जी, इस पॉइंट पे एनर्जी निकाल रहा है। एनर्जी एट बी कितना हो जाएगा, एनर्जी एट बी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम और वी बी स्क्वायर, वेलोसिटी को मैंने वी मान लिया, वी मान लिया, प्लस पोटेंशियल एम जी एच, और एच कितना हमारा यहाँ से लेंथ एल, एनर्जी एट बी आ गया ये। तो एनर्जी एट बी या फिर एनर्जी एट ए या फिर एनर्जी एट सी, तीनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सॉरी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी एट ए इक्वल्स टू एनर्जी एट सी इक्वल्स टू एनर्जी एट बी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इक्वल कर दे रहा हूं एनर्जी एट बी इक्वल्स टू एनर्जी एट ए। तो एनर्जी एट बी वो कितना आ गया, ये हाफ एम वी, ये आ गया, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो 1/2 m वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल, यही है ना, हाँ ठीक है गुड, इक्वल्स टू एनर्जी एट ए, एनर्जी एट ए ये रहा, एनर्जी एट ए कितना हमारा ये रहा, इक्वेशन 1/2 m वी नॉट स्क्वायर, 1/2 m वी नॉट स्क्वायर ये। अब यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू पुट कर दो, तो ये 1/2 m वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल इक्वल्स टू 1/2 m, और वी नॉट की वैल्यू आई थी, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू √5gl, ये वी नॉट 5gl, ये कैलकुलेट किया था यहाँ पे, वी स्क्वायर 5gl, तो यहाँ पुट कर दिया, 5gl पुट कर दिया, तो कितना आ गया ये 1/2 m वी बी स्क्वायर, और इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये 5/2 m जी एल माइनस एम जी एल, तो ये 1/2 m वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 2 में से 5 जाएगा, सॉरी 5 - 2, तो 3/2 m जी एल, और यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, 1/2 से ये 1/2 कैंसिल, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 3gl, यानी कि वी बी की वैल्यू आ गई √3gl, यही वैल्यू है। तो ये हमारा जो है वी बी निकालना था, वो निकाल लिया, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है एट पॉइंट बी और एट पॉइंट सी, एट पॉइंट बी और एट पॉइंट सी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, इसलिए वेलोसिटी चाहिए, सिंपल था, बस ये याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है ये। अगर मैं इसको कोई और मेथड से करूंगा तो मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी से ये बहुत इजीली सॉल्व हो जा रहा है। तो हमें फाइंड करना है थर्ड पार्ट जो था क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी एट बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट सी। तो हाफ एम वी बी स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी सी स्क्वायर, तो हाफ से आप कैंसिल हो गया, एम से कैंसिल हो गया, वी बी की वैल्यू कितनी आ गई, वी बी स्क्वायर की वैल्यू 3gl, और वी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, वी सी स्क्वायर, ये वी सी स्क्वायर कितना था जीएल, वी सी स्क्वायर की वैल्यू थी जीएल, पुट कर दो यहाँ पे जीएल, तो जीएल से जीएल कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 3/1, मतलब कि 3:1 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में लास्ट में ये भी पूछ रहा था कि ये बताओ, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेस द पॉइंट सी, जब वो सी पॉइंट पे जाएगा तो उसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा। अब देखो सी पॉइंट पे जो है, इस सी पॉइंट पे इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट ही है, टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो मतलब कि ये अपने प्रोजेक्ट को, ये जो अपने पाथ है सर्कुलर, उसको ये कंप्लीट करेगा, तो सी के बाद ये अगेन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और ये यहां तक आएगा इस तरह से। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल 6.7। तो ये अब तक इसको कंप्लीट हो गया, जितना भी हमने किया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो इसको खत्म करते हैं इसको यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।